उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नए मैथ के एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज ज्योमेट्री का ये पहला चैप्टर है 10th क्लास के लिए। इसके पहले हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज नया चैप्टर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और 10th क्लास में मेनली जो त्रिभुज में पढ़ना है ज्योमेट्री के लिए वो है आपका समरूपता। क्या है? समरूपता के बारे में पढ़ना है, समरूपता के बारे में। ओके, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। ओके, 9th क्लास में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़े थे, सर्वांग समता के बारे में पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं उन कसौटियों के बारे में, उस क्राइटेरिया के बारे में पढ़े थे। टोटल हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़ा था सर्वांगसमता की। ओके, सर्वांगसमता 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सर्वांगसमता, जो 3 शब्द सर्व, अंग, असम। ओके, यानी सभी अंग समान होना चाहिए तो सर्वांग समता होता है। ठीक है, त्रिभुज के लिए। तो इसके लिए हमने 5 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था। कौन कौन? एक RHS सर्वांग समता, एक SSS, एक SAS, एक जो होता है ASA और एक SAA या AAS। टोटल 5, 1, 2, 3, 4 एंड ये जो है 5, ये दोनों सेम टू सेम है। SSS सर्वांग समता नहीं होता है, AA सर्वांग समता नहीं होता है, या ASS नहीं होता है। दोनों ही सेम है लेकिन ये दोनों नहीं होता है। एक आस मतलब होता है गधा, ये सर्वांग समता नहीं होता है, और एक AAA नहीं होता है। AAA क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग, चाहे वो कोण हो और चाहे भुजा हो, बराबर होना चाहिए। अब AAA का मतलब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं ये, एक छोटा वाला समबाहु त्रिभुज लेते हैं ये। अब समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक कोण बराबर होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और इसका भी तो 60 डिग्री होगा ना। अब बताओ तुम लोग कि इसके तीनों कोण बराबर है। इस त्रिभुज का 60 डिग्री इस त्रिभुज का भी 60 डिग्री के बराबर है, इस त्रिभुज का 60 डिग्री इस त्रिभुज का भी 60 डिग्री के बराबर है, और ये 60 डिग्री भी इसके बराबर है। तो कोण बराबर हो जाने के चलते क्या ये दोनों त्रिभुज बराबर है? नहीं, इसीलिए AAA सर्वांग समता भी लागू नहीं होता है। सर्वांग समता 9th क्लास का टॉपिक था, जिसमें हम लोग RHS सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता, SAS, उसके बाद आपका ASA और उसके बाद SAA, ये 5 सर्वांग समता हम लोग पढ़े थे। इस 10th क्लास में हम लोगों को समरूपता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? समरूपता, यानी रूप समान होना चाहिए। रूप क्या होना चाहिए? समान। सर्वांग समता में अंग, रूप तो समान होना ही चाहिए लेकिन अंग समान होना चाहिए। जब अंग ही समान हो जाएगा, यानी एक त्रिभुज के अंग क्या होते हैं? कोण और भुजा। यदि कोण और भुजा आपस में बराबर हो गए दो त्रिभुज में, तो वो सर्वांगसम हो गए। तो समरूपता के बारे में जानेंगे। समरूपता से पहले हम लोग समरूप आकृतियों के बारे में जानते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती है। ओके, जैसे समरूप आकृति के बारे में समझते हैं, वैसी आकृति जो एक ही रूप के हो, जैसे कहने का मतलब एक हम वृत्त लेते हैं, ओके, और एक हम त्रिभुज लेते हैं। क्या कभी हम इसे समरूप कहेंगे? नहीं, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। समरूपता के लिए डिनोटेशन मार्क होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये समरूप नहीं है। चलिए एक वर्ग लेते हैं और एक हम वृत्त लेते हैं, क्या ये समरूप है? तो नहीं है। समरूप आकृति उसे कहते हैं जो रूप में क्या हो? समान हो। जो रूप में क्या हो? समान हो। ओके, चलिए रूप में समान है तो एक लेते हैं समकोण त्रिभुज और एक लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या ये समरूप है? तो ये भी समरूप नहीं है। ओके, तो एक लेते हैं, फिर अगेन एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और एक अधिक कोण त्रिभुज
लेते हैं। क्या ये समरूप है? तो ये भी समरूप नहीं है। ओके, तो कौन कौन सी आकृति आपस में समरूप होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, एक ये वृत्त लिए और एक बड़ा सा वृत्त लिए, तो ये समरूप है। हाँ, समरूप है, क्योंकि वृत्त है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, भले बड़ा हो छोटा हो उसे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन रूप एक जैसा होना चाहिए। रूप क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अब बताओ, एक ये छोटा सा वृत्त लेते हैं, क्या ये समरूप है? तो हाँ, समरूप है। ये वृत्त और ये वृत्त समरूप है? तो हाँ, वृत्त है। चाहे त्रिज्या अलग अलग ही क्यों ना हो, सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, एक ही आकार के होते हैं। त्रिज्या चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। एक बड़ा समबाहु त्रिभुज हम लोग लेते हैं, इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। क्या ये समरूप है? तो हाँ है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात। अब कहने का मतलब है कि हम किस क्राइटेरिया पर कहते हैं कि दो आकृति समरूप होती है। तो क्राइटेरिया हम लोग का ये रहता है कि यदि उसके संगत कोण बराबर हो, इसके संगत कोण बराबर होते हैं 60-60 डिग्री, और भुजाओं का अनुपात बराबर हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो सब 4 होगा, इसका भी सब 8 होगा। तो भुजाओं का अनुपात, ये भुजा और इस भुजा का अनुपात 4/8 यानी 1/2, इसका भी 4/8 यानी 1/2, इसका भी 4/8 1/2। तो भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। तो एक और छोटा सा लेते हैं समबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों आपस में समरूप है, ये भी आपस में समरूप है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग भी आपस में सभी समरूप होते हैं। वर्ग देख लेते हैं, वर्ग के चारों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये एक बड़ा सा वर्ग हुआ, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसके संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, यानी चारों 90 डिग्री है। और भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। यानी किसी भी कोई भी आकृति यदि समरूप हो, यह तभी पॉसिबल है जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात एक बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? एक बराबर हो। समरूप आकृतियां उसे कहा जाता है। यानी 3 पॉइंट हम लोगों ने महत्वपूर्ण रूप से जाना कि सभी वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सभी आयत समरूप होते हैं? तो नहीं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। चलो आयत के बारे में बात करते हैं। ये भी एक तरह का आयत ही है और ये भी एक तरह का आयत भी है। ठीक है, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसके भुजाओं का अनुपात समान हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई हो और 6 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो, और इसका 5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और इसका 12 सेंटीमीटर लंबाई हो। तो आप खुद देखो तो इसका अनुपात 3/5 हुआ और इसका अनुपात 6/12 यानी 1/2। क्या बराबर है अनुपात? नहीं। तो सभी आयत समरूप नहीं हो सकते हैं। सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। होने के लिए हो सकते हैं, समरूप होने के लिए हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो जरूरी नहीं है कि वो समरूप हो। यदि हम ऐसे क्वेश्चन दे दें ऐसे पैटर्न बनाकर तो समरूप हो सकते हैं। जैसे ये 3 6 है, तो इसके बदले में हम इसको दे देते हैं 6 और इसको दे देते हैं 12, तो 3/1/2 क्योंकि दुगुना हो गया है, तो ये समरूप हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या सभी आयत समरूप होते हैं? तो नहीं। क्या आयत समरूप हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। आया बात समझ में? तो समरूप आकृतियां किसे कहा जाता है? कि वैसी आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो। समरूप आकृतियों के लिए कंडीशन क्या होता है? कि वैसी आकृतियां जिनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात
भुजाओं का अनुपात एक हो, एक जैसा हो, यानी कि अनुपात से नहीं। हम लोग सर्वांग समता में क्या पढ़ते थे? सर्वांग समता में पढ़ते थे कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और समरूपता में क्या पढ़ते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब बात करते हैं, कहा जाता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, समरूप होती है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब ही होता है बराबर। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बराबर। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों यदि एस से सर्वांगसम है तो दोनों एक जैसे हैं, और जब दोनों एक जैसे होंगे तो क्या होंगे? समरूप होंगे। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। ओके, कैसे? तो ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है? समरूप है, लेकिन सर्वांगसम है नहीं। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। तो समरूप आकृतियों के बारे में आपको जानकारी हासिल हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हम लोग को इसमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है हम लोग का थेल्स प्रमेय। क्या है? VVI टॉपिक होता है बिहार बोर्ड के लिए, थेल्स प्रमेय। उसको हम लोग सिद्ध करेंगे, उसके स्टेटमेंट को जानेंगे कि थेल्स प्रमेय कहता क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो समरूप आकृतियों के बारे में हमने जान लिया कि जिनके रूप समान हो। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। ठीक है, तो समकोण, अगला टॉपिक है समकोणिक त्रिभुज। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो समकोणिक त्रिभुज उसे कहते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो, यानी तीनों कोण क्या हो? दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो। जैसे एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज पीक्यूआर है। ए जो है कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग समकोणिक त्रिभुज कहेंगे, यानी जिनके संगत कोण बराबर हो उन्हें समकोणिक त्रिभुज कहेंगे। तो थेल्स जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने दो समकोणिक त्रिभुज के लिए कहा था क्या कि दो समकोणिक त्रिभुज में सदैव उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सदैव उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात यानी AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, BC बटा QR बराबर AC बटा PR। यानी उन्होंने बताया था क्या कि दो समकोणिक त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? सदैव बराबर होता है। उनके इसी थ्योरम को इसी प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहा जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है हमारे बिहार बोर्ड के लिए। ये हर एक साल किसी ना किसी क्या कहते हैं सेक्शन में पूछता है, चाहे वो आपका मॉर्निंग सेशन हो चाहे वो इवनिंग सेशन हो, 2 सेशन में एग्जाम होता है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछता है। इसी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। चलिए अब हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? समानुपाती हो, तो हम लोग थेल्स प्रमेय को जानेंगे। और इसी थेल्स प्रमेय पर विभिन्न कंपटीशन, विभिन्न एग्जामों में, एसएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे किसी भी एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है ज्योमेट्री का, काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है थेल्स प्रमेय। चलिए हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, फिर उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि थेल्स प्रमेय कैसे प्रूफ किया जाता है, और उसके बाद हम लोग उस पर रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो आपके बुक में है उसको हम लोग बनाने की प्रयास करेंगे। तो थेल्स प्रमेय
आधारभूत, टॉपिक का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, या थेल्स प्रमेय। थेल्स थ्योरम। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही कथन, तो थेल्स प्रमेय के बारे में हम लोग को जानना था। इसका क्वेश्चन क्या होता है, कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर। थेल्स प्रमेय ने कहा था कि दो समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। तो वही हम लोगों को देखना है कि सही में उन्होंने जो कहा था भुजाओं का अनुपात समान होते हैं कि नहीं। तो इसी के लिए उनका स्टेटमेंट था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ओके, मान लीजिए इसका नाम है ABC। ओके, ABC एक त्रिभुज है। कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, क्योंकि इसमें तीन तीन भुजा है, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। तो हमने लिया BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा। अभी रेखा नहीं, आगे पढ़ेंगे। भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, चूंकि समानांतर लेना है, AB पर माना, D पर काटा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी DE। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये अन्य दो भुजाएं कौन कौन, तो AD और DB का अनुपात जो होगा AE और EC के अनुपात की क्या होगा, बराबर होगा। आया बस समझ में। स्टेटमेंट है थेल्स प्रमेय। एक बार फिर से ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो देख लिए, स्टेटमेंट को आपको याद करना है बहुत ही बढ़िया ढंग से। ओके, तो चलिए, जो जो चीज दिया रहता है आपको पता है कि सबसे पहले लिखा जाता है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, ये चीज दिया हुआ है कि जो DE है वो BC के समानांतर है, क्योंकि कह रहा है कि समानांतर खींचा गया है। तथा जो ये हो गया, अब क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कहता है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ये हमको प्रूफ करना है कि एक ही अनुपात में क्या करें, विभाजित करें, यदि समानांतर खींचा जाता है तो इसके लिए हमें रचना करना होगा। क्या करना होगा, रचना। रचना में ये हमें करना होगा कि हमें जो है D से AE पर लंब गिराना होगा। ओके, और E से AD पर भी एक लंब गिराना होगा। लंब ये लंब हमने गिरा दिया। रचना, इसको टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे ताकि दिखे कि हाँ हमने अलग से रचना किया हुआ है। यानी कि हमें इस त्रिभुज में लंब गिराना होगा। उसके बाद हमको B से E को मिलाना होगा और D को C से मिलाना होगा।
काफी पेचीदा फिगर हो जा रहा है ना, लेकिन हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग थेस प्रमेय को समझ के ही रहेंगे। बस आप लगातार देखते रहिए वीडियो को, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते रहिए। इसको भी डॉटेड रेखा से हम लोग दर्शाएंगे। और जो जो हमने इसमें काम किया है उसको रचना में हम लोग को लिख देना है। रचना में हमने क्या किया? रचना में हमने किया कि डीएम लंब ए, डीएम लंब ए और ई एन तथा ई एन लंब ए डी खींचा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में। एवं बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। ये टोटल हम लोग का रचना होगा। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सिद्ध करना है हमको एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी। चलो, तो सबसे पहले हम इसमें पहला स्टेप हम लोग का ये रहेगा कि त्रिभुज। अब यहाँ पर गौर से देखते हैं कि हम लोग के पास 2 त्रिभुज आते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज, क्या कौन कौन सा? तो ध्यान से देखिएगा, सी डी ई ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज है ए डी ई। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एडी लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल। ओके, ए डी ई लेते हैं, यानी एरिया। अब आपके पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो जो आधार लीजिएगा उसी का ऊंचाई लीजिएगा। चलिए हम आधार सबसे पहले लेते हैं ए डी ई में ए ई आधार लेते हैं। जब ए ई आधार लेंगे तो उसका ऊंचाई क्या लेंगे? डीएम लेंगे। डीएम, क्योंकि डीएम जो है ए से, तो 1/2 इंटू डीएम इंटू ए ई, क्योंकि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ए ई हमको मिल गया, यहाँ पर देखो ए मिल गया। ए के नीचे क्या है? ईसी है, तो ए के नीचे ईसी यहाँ पे है, तो ईसी किसका आधार है? कौन सा त्रिभुज का आधार है? तो एक अधिक कोण त्रिभुज सी डी ई का, सी ई डी का। आप इसको हम अलग से बना देते हैं, देखो आप गौर से। ये अधिक कोण त्रिभुज है डी ई सी, और इसका लंब किधर गिरा हुआ है? बाहर की ओर गिरा हुआ है एम पर, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का लंब हमेशा त्रिभुज से क्या होता है? बाहर होता है। गौर से देखिएगा, यदि ये अधिक कोण त्रिभुज है आपका, तो इसका लंब जो है, लंब हमेशा कहाँ गिरेगा? त्रिभुज के बाहर गिरेगा, तो इसके डीएम भी इसका लंब हो जाएगा। अतः त्रिभुज क्या लिखेंगे नाम इसका? तो डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 डीएम इसका हाइट हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा? ईसी, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, बिकॉज ए मेरा ऊपर है और इसी नीचे है। इसी क्या है? नीचे है। तो एरिया ऑफ एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू 1/2 इंटू डीएम इंटू ए ई बटा 1/2 इंटू डीएम इंटू ई सी। ओके, 1/2 डिवाइड हो जाएगा, डीएम से डीएम डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ऐसे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू ए/AC, A/EC। ओके, ये समीकरण आप इक्वेशन 3 मान लो। समझ में आ गया? अब A/EC तो हमारा आ गया। अब आता है मेरा AD/DB का निकालना।
एडी बाई डीबी कैसे लाएंगे, चलो एडी बाई डीबी। अब अगेन हम लोग एरिया ऑफ एडी का क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें हमारा जो बेस होगा, आधार होगा एडी होगा और हाइट जो होगा ईएन होगा। ओके, फिर इसके लिए जो अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा मेरा बीईडी होगा, बीईडी जो जिसमें आधार क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, और उसके लिए भी हाइट क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाएं, चलो मिटा कर देखते हैं, आगे बनाते हैं। याद रखिएगा यहीं पर हम मिटाते हैं। ओके, चलो पहला वाला ट्रायंगल हमको एरिया ऑफ एडीई निकालना है। ओके, लेकिन इस समय हमको जो है हाइट और बेस बदल देना है। अब हम बेस लेंगे क्या, हाइट लेंगे ईएन, ओके, एंड बेस लेंगे एडी। ओके, अब अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हम लेंगे बीसीडी, अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी बीईडी, ये लेंगे, इसका हाइट हो जाएगा, इसका भी हाइट ईएन होगा एंड बेस क्या होगा, डीबी होगा। देखो जो हमें सिद्ध करना है ना, उसी से हमको प्रूफ मिल जाता है। ये ए बटा इसी है तो ए बटा इसी हम ला दिए। अब एडी बटा डीबी है तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। अब समीकरण, अब यहाँ पर जो समीकरण हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 तक हो गया है, समीकरण 4 एंड समीकरण 5। तो समीकरण इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle BED equal to 1/2 into EN into AD by 1/2 into EN into DB। आप लोग वीडियो लगातार देखते रहिएगा, इसको अपने कॉपी पर लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। बिना प्रैक्टिस किए हुए ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक बार 2 बार वीडियो जरूर देखते रहिएगा। ईएन को ईएन से कटा दिया और 1/2 से 1/2 कटा दिया। ओके सर, थोड़ा देखिएगा नीचे मेरा आ रहा है कि नहीं, नीचे जो लिखे हैं। तो इस प्रकार आपका आया एरिया ट्रायंगल ADE बाई एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू AD सर DB। इक्वेशन ये आपका हो गया 5 तक हो गया है, यहाँ पर आया 6 तक। ओके, अब हमारे पास 2 चीज आ गया, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BEC इक्वल टू A बाई EC। ओके, ADE इक्वल टू B, एरिया ऑफ BED इक्वल टू AD बाई DB। अब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो मेरे पास एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE बटा EC आ गया, AE बटा EC आ गया। एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BED AD बटा DB आ गया। हमको तो थेल्स प्रमेय में यही ना सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय क्या, थेल्स क्या कहते हैं, थेल्स कहते हैं कि यदि कोण समान हो, यदि कोण क्या हो, समान हो, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। अब समान कैसे कोण, थोड़ा बता सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज है मेरा, त्रिभुज है ADE है, ओके, एक त्रिभुज है ABC। ओके, दोनों त्रिभुज समान है, सॉरी समान कोणिक कैसे है, तो देखो इसमें भी A है, इसमें भी A है। चलो इसको फिगर को हम फिर से समझते हैं। ABCDE, एक छोटा वाला ट्रायंगल ADE है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, तो दोनों में तो कॉमन है, ये कॉमन है। ओके, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने समानांतर लिया है और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। इस त्रिभुज का यह कोण, इस त्रिभुज का यह कोण, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, समानांतर कोरस्पोंडेंस एंगल है, इसीलिए ये बराबर। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर तो समकोणिक होगा। तो थेल्स कहते हैं कि समकोणिक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, एक अनुपात होता है, सदैव समानुपाती होते हैं भुजाएं। तो वही हमको सिद्ध करना है कि AD बटा DB और A बटा EC बराबर है कि नहीं। चलो हमने एरिया निकाल लिया, सब रेशियो निकाल लिया, तो मेरे पास ये आया। गौर से यदि देखते हैं कि इसमें भी एरिया ऑफ ADE है, इसमें भी एरिया ऑफ ADE है, ओके, बराबर है। अब यदि नीचे वाला एरिया DEC, ये इसका एरिया, और BED,
ई डी इसका एरिया, यानी हम इसको डार्क थोड़ा कर देते हैं। ओके, डार्क थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। डार्क कर देते हैं। इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया यदि बराबर हो जाए तो ये रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समान है। खाली ये और ये आपस में बराबर हो जाए तो समान हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास का एक थ्योरम था कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। यहां पर त्रिभुज DEC और इसके आगे लिखेंगे त्रिभुज D और यही BED है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DEB। देखो DEB और DEC, ठीक है। तो त्रिभुज DEC और त्रिभुज DEB एक ही आधार, ये 9th का प्रमेय है। एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के मध्य स्थित है। ओके, स्थित है। तो हमने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुजों के आधार एक हो और दोनों समानांतर एक ही समानांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो दोनों के एरिया आपस में क्या होते हैं, तो एरिया ऑफ DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सावधानी पूर्वक देखना है। इस प्रकार हमारा एरिया बराबर मिल गया। अब गौर से देखो, ये एरिया एक जैसा है। अब क्या कर सकते हैं, DEC की जगह पर यदि हम, या BED की जगह पर यदि हम DEC रख दें तो दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, 6 हो गया था, इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। तो इक्वेशन यानी समीकरण 3, समीकरण 6 तथा समीकरण 7 से। ओके, देखो 5 नंबर का होता है, पूरा मेथड से बनाना पड़ेगा। तो गौर से देखते हैं, तो ये आपस में बराबर हो गए हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में बराबर हो गए, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AE बटा EC इक्वल टू AD बटा DB। ओके, समझ में आ गया ना। तो यही थेल्स प्रमेय कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। अब गौर से देखना, समझने वाला पॉइंट क्या है, समझने वाला पॉइंट क्या है, समझ में आ गया ना। ये 9th का प्रमेय है, इसी के थ्रू हमने ये सिद्ध किया है। अब समझने वाला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज के किसी एक, मान लो ये त्रिभुज ABC है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यानी BC के समानांतर एक रेखा खींची गई D और E, तो ये जो होते हैं समानांतर खींची गई, तो AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। अब यदि यही समानांतर रेखा BC के समानांतर न होकर के यदि ये रहता AC के समानांतर क्या DE, तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ऐसे ही सीधा हम लोग करेंगे। तो इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हैं, BD बटा DA, BD बटा DA इक्वल टू BE बटा EC। थेल्स प्रमेय यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब यदि यही समानांतर रेखा हम AC के समानांतर न खींच करके AB के समानांतर खींच दें, क्या DE, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BD बटा DC। देखो BD बटा DC लिखे, BD बटा DC, तो लिखेंगे AE बटा EC। आया बात समझ में। तो ये क्या करती है, समान रूप से विभाजित करती है। तो ये आपका थेल्स प्रमेय है, आप लोग लिखिएगा जरूर अपने कॉपी पे, और इसके एक बार या 2 बार ट्राई जरूर कीजिएगा।
ओके, अब थेल्स प्रमेय के कुछ इसके पॉइंट भी होते हैं जिसको हम लोग समझेंगे आगे के पेज पे। चलिए नेक्स्ट पेज। अब थेल्स प्रमेय के कुछ उप प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकलते हैं, उसको देखते हैं। माना कि त्रिभुज एबीसी है और डीई जो है बीसी के समानांतर है, तब पहला पॉइंट इस चीज को हमने सिद्ध किया है, एडी बटा डीबी बराबर होता है एई बटा ईसी के। इसी को हम दूसरे मेथड से लिखते हैं, डीबी को ऊपर कर देंगे और एडी को नीचे कर देंगे, यानी पलट देंगे, तो इसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब दूसरा पॉइंट, एडी यानी त्रिभुज एडी का एक भाग एडी बटा ए बी, बड़ा वाला त्रिभुज का क्या, ए बी, यानी पहले छोटा उसके बाद बड़ा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, यानी एडी बटा ए बी। तो उधर साइड भी ए बटा ए सी लेंगे। इसी को दूसरे मेथड से पहले बड़ा लिख सकते हैं ए बी बटा ए डी, तो ए सी बटा ए लिख सकते हैं। कब, जब बीसी जो है समानांतर हो डीई के। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि आप दो तो हो गया छोटा बटा छोटा बराबर होता है छोटा बटा बड़ा और छोटा बटा बड़ा, उसको भी पलट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बनते हैं थेल्स प्रमेय से। और यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, एक क्वेश्चन है आपके पास, मैं कहता हूं कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें डीई जो है बीसी के समानांतर है, तो आपको बताना है, ठीक है। एडी का मान जो है 5 सेंटीमीटर है, एडी का मान क्या है 5 सेंटीमीटर है, और डीबी का मान जो है 4 सेंटीमीटर है। डीबी का, एडी का मान 5 और डीबी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है एई अनुपात एसी का मान। ओके, तो यही सब क्वेश्चन, ये तो थ्योरम था जो कि हमको 10th क्लास में सिद्ध करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कंपटीशन में इसी से रिलेटेड कैसे पूछता है कि एडी का मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, अब डीबी का मान दे दिया 4 सेंटीमीटर, और पूछा है एई बटा एसी का मान। अब देखो एई बटा एसी का मान पूछ रहा है, यानी छोटा बटा बड़ा, तो ये आपका ए के सामने क्या है, एडी हो जाएगा, और उसका बटा ए बी हो जाएगा। ओके, तो एडी का मान तो हमें 5 मिला है, लेकिन ए बी कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़कर, यानी 9, यानी इसका अनुपात क्या होगा 5:9। आया बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसी का एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, आप लोग को बताना है कमेंट में कि क्या इसका आंसर होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। चलो इसका आंसर देना सब। डीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, एंड एई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। डीबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो आपको ज्ञात करना है। एक और चीज मैं दे देता हूं, एडी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, एडी। ओके, तो आपको इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दे दिया है मान, डीबी दिया है, एडी दिया है, ए दिया है, आपको इसी का मान ज्ञात करना है। हाँ, याद रखना है कि जो डीसी है वह समानांतर है बीसी का, तभी आप लोग थेल्स प्रमेय का यूज कीजिएगा। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए लोग। और यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पढ़ेंगे।